गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हमने रे ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, उसका ये लेक्चर नंबर 18 है। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख बनाते हुए उसका आवर्धन ज्ञात करो। तो देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, तो मैं थोड़ा सा लास्ट लेक्चर रिपीट कर देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात की थी और मैंने बताया था कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें एक उत्तल लेंस होता है। कितने उत्तल लेंस होते हैं? उसमें केवल एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस से बनी हुई एक ऐसी डिवाइस जिसकी सहायता से हम अति सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके देख सकते हैं, तो ऐसी डिवाइस क्या कहलाती थी? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो आज हम पढ़ रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है संयुक्त, यानी इसमें हम कुछ चीजों को ऐड करेंगे। और ऐड हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी में तो केवल सिंगल उत्तल लेंस होता है और ये है इसका किरण आरेख। तो आप इसमें देखिए कितने उत्तल लेंस है, एक तो ये उत्तल लेंस रहा और एक ये उत्तल लेंस रहा। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस है? 2। अब जरूरी नहीं है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस हमेशा 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। वो हमारी आवश्यकता पे डिपेंड करते हैं कि हमें कितने उत्तल लेंसों से युक्त डिवाइस बनानी है। तो जरूरी नहीं है 2 ही हो, बट जो आपके सिलेबस में जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है वो 2 उत्तल लेंसों से बनी हुई युक्ति है। तो जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी की आपने डेफिनेशन दी थी, उसी प्रकार आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की भी डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे मैं सरल की रिपीट कर देता हूं कि एक उत्तल लेंस से युक्त एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम अति सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके देख सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो उसी प्रकार अगर मैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं कि 2 उत्तल लेंसों से युक्त एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं को आप आवर्धित करके देख सकते हो। क्योंकि सूक्ष्मदर्शी करता क्या है, ये अति सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके ही तो दिखाता है, यानी आपको छोटी छोटी वस्तुओं को जूम करके ही दिखाता है। तो 2 उत्तल लेंसों से युक्त एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके देखा जा सकता है, तो ऐसी जो डिवाइस है, ऐसा जो उपकरण है, वो क्या कहलाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो अब ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख। तो मैंने डेफिनेशन में क्या बताया कि 2 उत्तल लेंस। तो देखिए, इनमें 2 उत्तल लेंस की खासियत क्या होगी कि जो पहला उत्तल लेंस होगा ना, उसकी फोकस दूरी कम होगी। देखो, आपको दिखाई पड़ रहा है, इसकी साइज छोटी है तो इसकी फोकस क्या हो जाएगी? छोटी। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो होगी कम, और इसका द्वारक यानी इसका जो आकार है वो भी क्या होगा? कम होगा। तो जो पहला उत्तल लेंस है उसकी खासियत क्या है कि उसका द्वारक भी कम आकार का है या छोटा है, और उसकी फोकस दूरी भी क्या है? कम है। तो अब अगर मैं दूसरे उत्तल लेंस की बात करूं तो आप क्या बोल सकते हो कि ये बड़े द्वारक का होगा, और जो इसकी फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? अधिक होगी, या क्या होगी? ज्यादा होगी। तो आपको जो पहला उत्तल लेंस आप बनाओगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, उसकी साइज आपको छोटी रखनी है। क्यों? क्योंकि उसका द्वारक कम होता है तथा उसकी फोकस दूरी भी क्या होती है? कम होती है। और आपको जो दूसरा लेंस लेना है वो बड़े द्वारक का लेना है, अर्थात इसकी फोकस दूरी क्या लेनी है? आपको ज्यादा। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं, पहला छोटा उत्तल लेंस होता है और दूसरा बड़ा उत्तल लेंस होता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब मान लो कि आपको किसी वस्तु को देखना है, वो भी किसकी सहायता से? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो आप क्या करोगे कि जो छोटा जो लेंस है, उत्तल लेंस है, इसके सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रखा AB। तो आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर आपको उसकी इमेज देखनी है तो कम से कम उससे कितनी रेज पास होनी चाहिए? 2 रेज पास होनी चाहिए ना। अब दूसरी बात, जो ये लेंस है ना, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोला जाता है इसको? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस को हिंदी में बोला जाता है अभिदर्शक लेंस। क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? अभिदर्शक लेंस। अब यही सवाल कि सर इसको अभिदर्शक क्यों बोला जाता है? देखो, नाम से पता चल रहा है, क्या लिखा हुआ? ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास हो। देखो भाई, ये भी आपका ऑब्जेक्ट ही तो है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? बिंब, यानी जिसका आपको प्रतिबिंब लेना है। तो देखो, ये जो लेंस है वो बिंब के पास है ना, इसलिए तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसको बोला जाता है आईपीस लेंस। आईपीस लेंस, इसको हिंदी में बोला जाता है अभिनेत्रक लेंस।
अब इसको अभिनेत्र क्यों बोला जाता है? आई पीस, आई का मतलब क्या होती है? आपकी आंखें। यहाँ कहीं आपकी आईज होगी, तो ये देखो ये जो लेंस है वो आईज के पास है ना, इसलिए तो इसको तो बोला जाता है आई पीस लेंस। और ये किसके पास है? ऑब्जेक्ट के पास है या बिंब के पास है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आप ध्यान रखोगे कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो छोटा लेंस होता है उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव, और जो बड़ा लेंस होता है उसको बोला जाता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव क्यों बोला? क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास है। आईपीस क्यों बोला? क्योंकि आई के पास है। अब आगे बढ़ो। अब देखिए, आपको पता है अब आप क्या करोगे, इस वस्तु को आपको जूम करके देखना है। सपोज दैट आप किसी मच्छर को देख रहे हो, तो मच्छर की आपको साइज को बड़ा करना है। तो अगर आपको मच्छर की साइज को बड़ा करना है तो आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओगे, और वो इमेज आपको क्या हो जाएगी? जूम होके दिख जाएगी। तो आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए आपको कम से कम उससे 2 रेज पास करवानी होगी, यस और नो? किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए हमेशा उसे 2 रेज पास होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट से 2 रेज भेजता हूं। तो वही सिंपल तरीका कि एक रेज तो आप मुख्य एक्स के पैरेलल भेज दो। इसमें मुख्य एक्स कौन है? ये मुख्य एक्स है, जो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो क्या है? मुख्य एक्स है। तो एक रेज मैंने मुख्य एक्स के पैरेलल भेजी। अब मुख्य एक्स के पैरेलल जो भी रेज होती है उसकी खासियत क्या होती है भाई? उसकी खासियत ये होती है कि वो हमेशा किससे पास होगी? फोकस से पास होगी। और मैंने दूसरी रेज किससे भेजी? प्रकाशीय केंद्र से। और आपको पता है प्रकाशीय केंद्र से जो भी प्रकाश की किरण पास होती है वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो 2 रेज, एक तो मुख्य एक्स के समांतर और दूसरी आपने कहां से भेजी? प्रकाशीय केंद्र से भेजी। अब दूसरी बात मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि ये ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा है। देखो आपका जो लेंस की साइज है ना वो छोटी है, तो उसकी फोकस भी क्या होगी? छोटी होगी। तो सपोज दैट यहाँ कहीं इसका फोकस है, और आपको पता है लेंस में यहाँ कहीं इसका द्वितीय फोकस 2f। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है? वो रखा हुआ है f व 2f के मध्य। कहां रखा हुआ है? f व 2f के मध्य। तो और आपको पता है जब कोई ऑब्जेक्ट उत्तल लेंस के सामने f व 2f के मध्य रखा जाता है ना, तो जो उसकी इमेज बनती है ना वो कहां बनती है? वो इमेज बनती है 2f और इंफिनिटी के बीच। कहां बनेगी इसकी इमेज? हमेशा 2f और इंफिनिटी के बीच में। और दूसरी खासियत क्या होगी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा वास्तविक, उल्टा और बड़ा। कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बड़ा। तो देखो इससे इसकी साइज बड़ी है। उल्टा है, ये बिल्कुल उल्टा है। देखो ये ऊपर की तरफ है, ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ है। तो और वास्तविक है, रेज वास्तव में मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। आभासी थोड़ा है, वास्तविक है। वास्तव में रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और साथ में कैसा बनेगा? बड़ा। ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, बट इसके कंपैरिजन में बड़ा मिलेगा। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका काम क्या था? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा वो रखा f व 2f के मध्य। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो हमेशा बनेगी 2f और अनंत के मध्य। और इमेज कैसी बनेगी? वास्तविक, उल्टा और बड़ा। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है इसका यह आपको थोड़ा सा मैग्नीफाइड उल्टी इमेज आपको दे देगा। तो इतना ही काम था ऑब्जेक्टिव लेंस का। अब हम बात करते हैं आईपीस लेंस की। मेरे हिसाब से इतने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इमेज कहां रखी, उसका ऑब्जेक्ट कहां रखा, उसकी इमेज कहां बनी, कैसी बनी। यह काम था ऑब्जेक्टिव का। तो अब ऑब्जेक्टिव का काम खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं आईपीस की। अब दूसरी चीज आपने पीछे के लेक्चर्स में पढ़ रखी है कि अगर 2 लेंस हो तो एक लेंस से जो इमेज बनती है वो दूसरे लेंस के लिए किसका काम करती है? ऑब्जेक्ट का काम करती है। पहले लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का काम करता है। तो बताओ अब ये जो है वो किसका काम करेगा? बिंब का ही तो काम करेगा। इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा? बिंब हो जाएगा। अब दूसरी चीज मैं थोड़ा सा यहां ये बता देता हूं। देखो कि यहाँ क्या है? प्रकाशीय केंद्र है। तो और प्रकाशीय केंद्र से बिंब की दूरी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? u से रिप्रेजेंट करते हो। बट देखो यहाँ जो आपका लेंस है वो कैसा लेंस है? ऑब्जेक्टिव। इसलिए मैं इस डिस्टेंस को लिख रहा हूं uo। क्या लिख रहा हूं? uo। o क्यों लिखा? o का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। और u क्या होती है? प्रकाशीय केंद्र से बिंब की दूरी। अब देखो इसकी इमेज कहां मिल रही है?
ए डैश बी डैश ये मिल रही है, तो ये प्रकाशीय केंद्र से दूरी, तो ये क्या हो जाएगी वी नोट, वी ओ क्यों लिखा, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो बताओ यू नोट और वी नोट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, और यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदर्शक लेंस बता रहा है। अब मैंने क्या कहा, अब आ जाओ आप आईपीस के बारे में, ऑब्जेक्टिव का काम इतना ही था, वो खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं आईपीस की। तो मैंने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है वो आईपीस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, यानी इसका जो प्रतिबिंब है वो इसके लिए किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, फिर वही कहानी, दो रेज भेज देता हूं। एक रेज तो मैंने क्या भेजी, मुख्य अक्ष के समांतर, तो आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जो भी रेज पास होती है वो हमेशा किससे गुजरती है, फोकस से। और दूसरी रेज मैंने भेज दी प्रकाश के केंद्र से, तो प्रकाश के केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना मोड़े हुए सीधी निकल जाती है। अब इनके बीच डिस्टेंस कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, इसका मतलब ये कैसी रेज है, डाइवर्जिंग रेज है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, और डाइवर्जिंग रेज कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती का मतलब ये आगे कहीं नहीं मिलेगी, बट अगर आप इनको पीछे बढ़ाओगे तो ये किसी ना किसी बिंदु पर आपको मिलती हुई प्रतीत होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों रेज को पीछे बढ़ाता हूँ, और मान लो ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी इमेज क्या बन गई, ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो देखो आपकी जो ऑब्जेक्ट साइज थी वो तो इतनी थी और इमेज साइज इतनी हो गई। तो बस मैग्नेट जो ये माइक्रोस्कोप है ये करता क्या है, ये यही तो करता है कि सूक्ष्म वस्तुओं की साइज को बढ़ा देता है। देखो स्टार्टिंग में सूक्ष्म जो वस्तु थी उसकी हाइट क्या थी, इतनी थी। अब देखो पहले जब आप ऑब्जेक्टिव से पास करवाते हो तो उसकी साइज थोड़ी और बढ़ जाती है, उसके बाद जब आप और इस जो दूसरा जो लेंस है उससे पास करवाते हो तो इसकी साइज और ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसी तरह इसमें जैसे मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, अब इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, देखो ये लेंस है वो बड़ी साइज का है, इसका मतलब इसका फोकस यहाँ कहीं होना चाहिए कायदे से। तो अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो याद करो क्या ऐसी कहानी सरल सूक्ष्मदर्शी में भी नहीं थी क्या भाई, सरल सूक्ष्मदर्शी में मैंने अगर आपको याद हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था फोकस व प्रकाशीय केंद्र के मध्य, यस और नो, वहीं तो रखा था। तो ये कहानी भी देखो यहाँ पे भी जो आपका ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी इमेज आईपीस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, देखो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य। तो यहाँ जो आपकी इमेज बनी थी वो बताओ कैसी बनी थी, वो बनी थी आभासी, सीधा और बहुत बड़ा। आपका प्रतिबिंब ऐसा ही तो बना था, आभासी, सीधा और बहुत बड़ा। तो देखो आभासी है, एक्चुअल में तो रेज कभी मिलेगी नहीं, बट मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए इमेज कैसी बन रही है आपकी, आभासी। और सीधा, देखो दोनों एक ही साइड है, इसका मतलब सीधा है, और बड़ा तो इसकी कंपैरिजन में ये साइज तो बड़ी है। तो देखो ये जो कहानी है या ये जो आईपीस है वो किसकी तरह बिहेव करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह। तो ये हमेशा ध्यान रखोगे कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिनेत्रक लेंस होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी। क्यों, क्योंकि ये जो कहानी आपने दोहराई है यहाँ पे, ये ऐसी कैसी कहानी आपको कहां दिखती है, सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर। अब देखो ये कौन सा लेंस है, आईपीस लेंस है। और आईपीस देखो ऑब्जेक्टिव था तो आपने यू के नीचे ओ लिख दिया, अब आईपीस है तो यू के नीचे क्या लिखोगे, ई। और बताओ ए डैश बी डैश यू का ही तो काम कर रहा है भाई, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट ही है, तो क्या मैं इसको यू ही लिख सकता हूं, यस और नो, यस। ई क्यों लिखा, आईपीस के लिए। और ये कहां इसकी बन रही है, इमेज, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, वीई। ई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आईपीस, आईपीस मतलब अभिनेत्रक, और यूओ मतलब ऑब्जेक्टिव यानी अभिदर्शक। अब देखो है ना, कभी कभार क्या होता है कि जब आप डायग्राम बनाते हो ना, तो जो ये ए डबल डैश बी डबल डैश किसी स्टूडेंट के यहाँ बनता है, किसी के यहाँ बनता है, किसी के इससे भी ज्यादा डिस्टेंस पे बनता है, तो आप उसके टेंशन ना ले। अगर आप डायग्राम बना रहे हो स्केल वगैरह से, तो अगर आपका ए डैश बी डैश यहाँ कहीं आ रहा है तो भी सही है, यहाँ आ रहा है तो भी सही है, और यहाँ कहीं आ रहा है तो भी सही है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि सर आपका जो इमेज है जो ए डबल डैश बी डबल डैश है वो यहाँ पे मिल रही है, मेरे यहाँ आ रही है या मेरे यहाँ आ रही है, तो आप इससे टेंशन ना ले, ये कहीं पे भी आ सकती है, वो राइट है, गलत नहीं होगा। तो यह थी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कहानी। दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव, आईपीस। ऑब्जेक्टिव का काम क्या है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसका ये बनाता है वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब, फिर इसका जो आईपीस है वो बनाता है आभासी, सीधा और बहुत बड़ा। तो इस प्रकार आपको जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है वो बड़ा
बड़ी साइज में दिख जाता है। तो यह है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो अब चलिए हम बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन की, आवर्धन की। तो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, किसकी बात कर रहे हैं अब हम? मैग्निफिकेशन की। किसके मैग्निफिकेशन की? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा अपॉन अल्फा। क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है? प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बनाया गया कोण। और अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। तो बीटा तो है प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बनाया गया कोण, और अल्फा क्या है? बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। तो अब देखो, और प्रतिबिंब भी कौन सा? अंतिम प्रतिबिंब। भाई ये तो प्रारंभिक प्रतिबिंब है, यहाँ पे आपको दो प्रतिबिंब बन रहे हैं। दो क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि लेंस दो है तो प्रतिबिंब तो दो ही बनेंगे ना। तो ये तो प्रारंभिक प्रतिबिंब है, और ये क्या है? अंतिम प्रतिबिंब। तो हमेशा आप ध्यान रखो कि कौन सा प्रतिबिंब लोगे? अनंत प्रतिबिंब, सॉरी अंतिम प्रतिबिंब। तो देखो ये रहा आपका अनंत प्रतिबिंब। तो जो एंगल बना रहा है ये एंगल क्या है? बीटा। और दूसरी बात अल्फा। अल्फा का तो मैंने क्या कहा था कि अल्फा की डायग्राम से अल्फा का कोई मतलब नहीं है। अल्फा क्या होता है? आपकी नेक्ड आई इस उपकरण को या इस जो आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है उसको देखने में जो एंगल बनाएगी वो क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा तो देखो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, रिपीट कर देता हूं। अल्फा क्या होता है? ये आपकी आईज है और ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। तो ये जो एंगल होता है वो अल्फा होता है। और कोई भी वस्तु आपको कब एकदम मतलब उसकी वास्तविक इमेज सही दिखेगी, आपको एग्जैक्ट इमेज कहाँ दिखेगी? बड़ी साइज में, तो वो डी पे दिखेगी। तो यहाँ से लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था टेन अल्फा क्या होता है? लंब बटा आधार। बताओ लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? डी। और आपको पता है ये अल्फा बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? वो इसलिए छोटा है क्योंकि भाई सूक्ष्मदर्शी से आप कोई बड़ा जानवर थोड़े ना देखते हो, जैसे हाथी वगैरह को थोड़े देखते हो सूक्ष्मदर्शी से, तो आप छोटे जीव जैसे मच्छर वगैरह को देखते हो। तो ये एंगल क्या होता है? बहुत छोटा। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन डी। उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो लेक्चर देखें, फिर ये लेक्चर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अल्फा का मान कितना आ गया? ए बी अपॉन डी। ए बी अपॉन डी। अब हम बात करते हैं बीटा की। तो अब हम पहले निकालेंगे टेन बीटा। तो देखिए टेन बीटा डायग्राम से मुझे बताओ क्या हो जाएगा। मैं यहीं इसी त्रिभुज में ले रहा हूं, त्रिभुज ए डेस बी डेस ओ में, ए डेस बी डेस ओ में। तो बताइए टेन बीटा यहाँ अप्लाई करो। तो टेन बीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। बताइए लंब क्या है? ए डेस बी डेस, और आधार क्या है? यू ई, क्योंकि ओ से ए डेस के मध्य की दूरी यू ई। अब आपको पता है बीटा भी छोटा ही होगा भाई, आप छोटी वस्तुओं को तो देख रहे हो। तो टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा? बीटा, क्योंकि आप जानते हो अगर थीटा तेल्प हो तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाता है? थीटा के। तो यहां से बीटा क्या आ गया? ए डेस बी डेस अपॉन यू ई। अब आपके पास अल्फा भी है बीटा भी है, तो आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो आराम से। तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा। बताइए बीटा का मान क्या है? ए डेस बी डेस अपॉन यू ई। और अल्फा का मान क्या है? ए बी अपॉन डी। ए बी अपॉन डी। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है? ए डेस बी डेस अपॉन यू ई इंटू डी अपॉन ए बी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डी अपॉन यू ई इंटू ए डेस बी डेस अपॉन ए बी। तो यह आ गया मैग्निफिकेशन किसका? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। क्या आया? ए डेस बी डेस अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन यू ई। आपने किया क्या? आपने बीटा निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, और इनका मान यहां रख दिया। अल्फा मैंने क्या कहा था कि नेक्ड आई द्वारा आंख पे बनाया गया कोण, और बीटा क्या होता है कि जो आप लेंस ले रहे हो उनकी सहायता से आपकी आंख पर बनाया गया कोण। यहाँ हमेशा बीटा अंतिम प्रतिबिंब लोगे आप। तो बताइए मैग्निफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारा मकसद क्या है? अब हमारा मोटिव क्या है? अब हमारा मोटिव है ए डेस बी डेस अपॉन ए बी की वैल्यू फाइंड करना। किसकी वैल्यू फाइंड करना? ए डेस बी डेस अपॉन ए बी। चलिए फाइंड करते हैं। अब आप मुझे बताइए जो लेंस का मैग्निफिकेशन होता है वो होता है v अपॉन यू। क्या होता है? मैग्निफिकेशन आवर्धन लेंस का होता है वो होता है v अपॉन यू। अब देखिए v अपॉन यू, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं एमओ। एमओ, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन,
तो फॉर्मूला क्या कहता है, v अपॉन u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मुझे बताओ इमेज कितनी दूरी पर बन रही है, v नोट पर, तो क्या आ जाएगा v नोट अपॉन ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, u नोट पर। तो बताओ v नोट अपॉन u नोट में कोई प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की। आपने क्या किया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन u। तो बताइए ऑब्जेक्टिव के लिए v का मान तो कितना है, v नोट। v होता है क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है, बिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, देखो a डैश b डैश ही तो प्रतिबिंब है। ये कितनी दूरी पर है, v नोट या vo, और ये कितनी दूरी पर है, uo। तो vo अपॉन uo। अब दूसरी चीज आप ये भी तो पढ़ते हो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला की हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ पढ़ते हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। अब मुझे बताओ क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई a डैश b डैश है, अरे भाई यही तो है इसकी हाइट। तो क्या मैं इसके बराबर v नोट अपॉन u नोट के बराबर a डैश b डैश और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या a b नहीं है क्या। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है, यस और नो। मैग्निफिकेशन लेंस के लिए होता है v अपॉन u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिंब दूरी। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, vo पे, और बिंब कितनी दूरी पर है, uo पे। तो vo अपॉन uo, और साथ में आपने एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, hi अपॉन ho। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, a डैश b डैश, और बिंब की ऊंचाई कितनी है, ab। तो मैंने यहाँ पे a डैश b डैश अपॉन ab लिख दिया। अब मुझे बताओ क्या यहां से मैं a डैश b डैश अपॉन ab की वैल्यू v नोट अपॉन u लिख सकता हूं यहाँ पे, यस और नो। बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको आप इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन क्या दे दो, 2। अब आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए कैपिटल M की वैल्यू क्या आ जाएगी, d अपॉन ue इनटू v नोट अपॉन u नोट। यहां से a डैश b डैश अपॉन ab की वैल्यू आपने क्या लिख दी, v नोट अपॉन u नोट। अब देखिए हम बात करते हैं इनके साइन की, कि किसका पॉजिटिव आएगा किसका नेगेटिव आएगा। अब देखिए जो d है वो क्या होती है कि एक ऐसी डिस्टेंस जहां तक आप वस्तु को स्पष्ट देख पाओ, तो d किस डायरेक्ट, इससे मतलब इधर कहीं होगी, लेफ्ट साइड में होगी। लेफ्ट साइड में कैसा साइन आता है, नेगेटिव का। ue लेंस के किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। v नोट लेंस के किस साइड है, प्लस साइड है, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और uo क्या है, लेंस के लेफ्ट साइड, तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, बट फिर भी एक नेगेटिव बच गया। तो यहां से जो m का फॉर्मूला आएगा, जो m का फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा v नोट अपॉन u नोट d अपॉन ue, और साथ में साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। तो ये होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का फॉर्मूला। यहाँ माइनस का ध्यान रखना, माइनस मत भूल जाना। तो क्या फॉर्मूला हो गया, माइनस वी नोट अपॉन यू नोट d अपॉन ue। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब जैसे लास्ट लेक्चर में हमने 2 केस पढ़े थे, वैसे के वैसे यहाँ पे हम 2 केस पढ़ेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, माइनस वी नोट अपॉन यू नोट और डी अपॉन यूई। अब हम बात करते हैं इनकी केस की, केस फर्स्ट और केस सेकंड। लास्ट लेक्चर में भी हमने 2 केस पढ़े थे। पहला केस क्या पढ़ा था कि जब आपकी इमेज है, प्रतिबिंब है, वो कहां पर बने, अनंत पर बने। तो प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए, अनंत पर बनना चाहिए। तो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब VE का मान क्या, मैं माइनस इन्फिनिटी लिख सकता हूं। अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है मतलब V का मान अनंत होना चाहिए। और अंतिम प्रतिबिंब की मैंने क्या कहा था, बात करनी है आपको। तो पहले तो क्या था, ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद आईपीस था। तो VO ना के क्या आएगा, VE आएगा। अब UE तो मैंने क्या कहा था आपको, हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव साइन के साथ लेना है। और उत्तल लेंस है तो फोकस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो प्लस FE। अब आप लेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE इज इक्वल टू 1 अपॉन FE। यस और नो।
अब बताइए v का मान कितना है, माइनस इंफिनिटी, तो 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस यूई, तो देखो माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का, और 1 अपॉन इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहां से 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन एफ ई। तो क्या यहां से यूई का मान एफ ई लिखा जा सकता है, यस और नो, बिल्कुल लिखा जा सकता है। यूई बराबर क्या लिखा जा सकता है, एफ ई। अब ये रहा आपका यूई, मान पुट करो तो मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस वी नोट अपॉन यू नोट डी अपॉन एफ ई। ये मैग्निफिकेशन आपको कब काम में लेना है, जब आपका जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहां पर बने, अनंत पर। अब दूसरा केस आपने क्या पढ़ा था कि जब आपका प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी किस पर बने, डी पर बने। तो वी का मान क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी। यूई का तो मान वही रहेगा माइनस यूई, और एफ का मान भी वही रहेगा प्लस एफ ई। प्लस एफ ई क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस है। तो यहाँ वही फॉर्मूला 1 अपॉन वीई, तो माइनस डी प्लस 1 अपॉन यूई, मैं सीधा लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई। बताओ यही होगा। यहां से मैं माइनस 1 अपॉन डी का पक्षांतर कर दूं तो नेगेटिव साइन है, तो इस साइड किसका जाएगा, पॉजिटिव का। तो 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। यहां से आप लघुत्तम ले लो तो क्या जाएगा, एफ ई डी लघुत्तम आ गया, तो डी प्लस एफ ई ये किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन यूई के। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में 1 अपॉन यूई की वैल्यू रखूंगा। तो मैं इसको इधर सोल्व कर रहा हूं, तो एम बराबर माइनस वी नोट अपॉन यू नोट डी और 1 अपॉन यूई। तो 1 अपॉन यूई की वैल्यू क्या है, डी प्लस एफ ई अपॉन एफ ई इंटू डी। अब इसको आप आगे सोल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, माइनस वी नोट अपॉन यू नोट क्या आ जाएगा, 1 प्लस बी अपॉन एफ ई। ये किसके लिए मैग्निफिकेशन आ गया, ये मैग्निफिकेशन आ गया जब आपका प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और वो कितनी होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो दो फॉर्मूले पढ़े थे, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस वी नोट अपॉन यू नोट डी अपॉन एफ ई, और जब प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो माइनस वी नोट अपॉन यू नोट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये दो फॉर्मूले हैं जो दोनों आपको जो केस है वो मैंने बता दिए। पहला प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, और दूसरा प्रतिबिंब कहां बनेगा, डी पर बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शक के अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां इतनी हैं, वो एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका में इतनी दूरी पर बनता है, तो आप सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। तो अब अगर आपको डायग्राम याद हो तो एक लेंस ऐसा था और एक लेंस ऐसा था। यह जो डिस्टेंस थी वी नोट थी, यह जो डिस्टेंस थी ये क्या थी, यूई। तो देखो इसमें कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है नलिका की लंबाई। अब ये नलिका क्या है और क्या इसकी लेंथ है। देखो नलिका का मतलब है कि आपने जो ये दो लेंस ले रखे हैं ना, वो किसी बेलनाकार नली पर है ताकि इनको एडजस्ट किया जा सके। एडजस्ट आपको किस प्रकार करना है, वो इस प्रकार करना है कि यहाँ से जो आपकी इमेज बनी ना, वो इमेज हमेशा होनी चाहिए इसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि मान लो इमेज प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे, इस लेंस को आगे पीछे करके आप इसकी जो इमेज है उसको हमेशा आप यहाँ लेके आओगे, प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य। तो इसलिए जो ये नली है ना, इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई होती है इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी। इस नलिका की जो लंबाई होती है वो क्या मानी जाती है, वो ये मानी जाती है कि इन दोनों लेंसों के मध्य की दूरी। अब आपको देखो डायग्राम से दिख रहा है इन दोनों लेंसों के मध्य की दूरी कितनी है। इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। बताओ कितनी दूरी है भाई। जैसे ये मान लो यहाँ तक दूरी कितनी है, वी नोट, और यहाँ तक दूरी कितनी है, यूई। अगर मैं पूछूं टोटल कितना हो गया भाई, वी नोट प्लस यूई नहीं हो गया क्या, यस और नो। अरे हो गया भाई, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। मैं पूछूं कितनी दूरी है, तो 5 सेंटीमीटर नहीं हो गई क्या। और दूसरी चीज हमेशा आप ध्यान रखोगे कि इनका मान आप मोड में लोगे। मोड का मतलब क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही लोगे, चाहिए नेगेटिव अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसके बावजूद आपको कैसा लेना है, पॉजिटिव। तो नलिका की लंबाई क्या होती है कि इन दोनों लेंसों के मध्य की दूरी, और दोनों लेंसों के मध्य की दूरी कितनी होती है, वी नोट प्लस यूई, और किसके साथ, मोड के साथ। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें काम आएगा, तो आप ध्यान रखना इसका। अब देखिए
क्या गिवन है, क्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आप वही कोई भी न्यूमेरिकल करो तो जो जो राशि आपको गिवन है आप वो लिख लो। तो सबसे पहले देखो आपको क्या दिया हुआ है कि अभिदर्श से तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां, अभिदर्श से ऑब्जेक्टिव और नेत्रिका आईपीस ई। तो एफ ओ बताओ कितना दिया हुआ है, एफ ओ का मान 0.95 सेंटीमीटर और दूसरा एफ ई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। यस और नो? यस। आगे बढ़ो, दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अरे मैंने अभी अभी यही तो बताया है कि एक लेंस और एक लेंस इनके बीच की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हो, एल से, और एल का मान कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका में बनता है वो भी 25 सेंटीमीटर, नेत्रिका है तो क्या आएगा ई, और प्रतिबिंब को किससे दर्शाते हो 20 से, तो वी का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो एल बराबर क्या होता है, वी नोट प्लस यूई, यही होता है। तो अगर मैं सबसे पहले यूई निकाल लूं तो मुझे यहां से वी नोट मिल सकता है ना, यस और नो? मिल सकता है, एल की वैल्यू तो आपके पास है, और यूई अगर आप पहले निकाल लो तो फिर यहां से आप वी नोट निकाल सकते हो ना। तो यूई निकालने का तरीका क्या होगा, यूई निकालने का लिए मैं लिख देता हूं अभिनेत्र लेंस के लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए। तो यहां से अभिनेत्र लेंस के लिए क्या होता है 1/VE माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। बताओ यस और नो, क्या ऐसा किया जा सकता है? अब देखिए VE का मान क्या है, आपको पता है डायग्राम अगर आपको याद आ रहा हो तो जो फाइनल इमेज बन रही थी वो क्या बन रही थी, लेंस के लेफ्ट साइड बन रही थी, और लेंस के लेफ्ट साइड साइन के साथ है नेगेटिव आता है या पॉजिटिव, नेगेटिव आता है, राइट साइड होता तो कैसा आता पॉजिटिव। तो बताओ v का मान कैसा दिया हुआ आपको नेगेटिव, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कीजिए। तो 1/VE, तो 1/-25 माइनस 1/UE इज इक्वल टू f का मान कितना है 5, तो 1/5 प्लस से आएगा, क्यों आएगा क्योंकि उत्तर लेंस है। यहां से देखो आप इसका पक्षांतरण कर दो, या 1/UE का कर दो, 1/-25 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/UE। बताओ यही हुआ। अब लघुत्तम कितना आ गया 25, तो -1, और यहाँ पे किसका साइन नेगेटिव का 5, तो क्या आ गया 1/UE। तो यहाँ से UE का मान कितना आ गया 25/6, वो भी किसके साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। तो UE का मान कितना आ गया 25/6 सेंटीमीटर। आपने फॉर्मूला अभिनेत्र लेंस के लिए लगाया, अभिनेत्र का मतलब आईपीस और अभिदर्शक का मतलब ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ से आपको UE मिल गया ना। तो अब बस अप्लाई कर दो L का। तो L बराबर क्या होता है V नोट प्लस UE। अब मैंने अभी भी आपको बताया था कि आपको मान किस में लेना है, मोड में, यानी पॉजिटिव साइन के साथ। तो L का मान तो कितना है 20 इज इक्वल टू V नोट प्लस UE, तो 25/6। यहाँ से अगर मैं V नोट निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 25/6, लघुत्तम कितना आ गया 6, 20 से 120 माइनस 25, तो क्या 95 आ गएगा, 95/6, और ये V नोट का मान आ गया। तो V नोट का मान क्या आ गया 95/6 सेंटीमीटर। ये आपके सामने क्या आ गया V नोट आ गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आप देखो कौन से के लिए लगा दो, ये अभिनेत्र लेंस के लिए लगा दिया, तो अब आप अभिदर्शक के लिए लगा दो। तो लिख दो आगे अभिदर्शक लेंस के लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए, तो अभिदर्शक के लिए क्या हो जाएगा 1/VO माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/FO। बताओ यही आएगा। अब VO कैसा है -95/6, और माइनस UO आपको गिवन है, नहीं गिवन है, 1/F नोट गिवन है, कितना है 0.95। तो यहां से आप UO का मान निकाल सकते हो। बताओ जब आप कैलकुलेशन करोगे तो जो UO है उसका वैल्यू आ जाएगी आपके सामने -95/94 सेंटीमीटर। UO का मान कितना आ गया, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी -95/94 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं इसके मैग्निफिकेशन की। क्यों, क्योंकि हमें पूछा क्या है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करो। तो फॉर्मूला -V0/U0 और 1+V/FE। बताइए V0 का मान कितना है -95/6,
अपॉन यू नोट का मान कितना है 95 अपॉन 94 1 प्लस डी, डी कितना होता है 25 और एफ ई नेत्रिका के लिए कितना है 5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 94। तो इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 94। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर। इसी के साथ आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप खत्म होता है और आपका जो माइक्रोस्कोप टॉपिक है वो भी खत्म हो गया। आपने दो प्रकार के माइक्रोस्कोप पढ़े, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा और एक कौन सा माइक्रोस्कोप पढ़ा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।